1884 में प्रसिद्ध लेखक जूल्स वर्न की लिखी एक दिलचस्प किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम था 20,000 लीग्स अंडर द सी। आगे चलकर उस पर कई मूवीज़ भी बनी। इस कहानी का मुख्य किरदार था एक सबमरीन जिसमें बैठकर कहानी के दूसरे पात्र दुनिया भर के समुद्रों का भ्रमण करते हैं। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि जब जूल्स वर्न ने ये कहानी लिखी थी उस वक्त इतनी एडवांस्ड पनडुब्बियाँ थी ही नहीं। यहाँ तक कि लेखक ने स्वयं 1864 की बेसिक फ्रेंच पनडुब्बी के डिज़ाइन की नकल करके अपनी कहानी के नॉटेलियस को आकार दिया था। और फिर जैसा कि साइंस फिक्शन कहानियों में होता है उसमें ऐसे एडवांस्ड फीचर्स लगा दिए जिनमें से कई आपको आज की सबमरीन्स में भी नहीं मिलेंगे। अरे मैं फिर से वही गलती कर रही हूँ, क्या करूँ, साइंस फिक्शन का जिक्र होते ही मैं थोड़ा भटक जाती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो जूल्स वर्न या उनकी किताबों पर नहीं बल्कि सबमरीन यानी पनडुब्बियों पर है। तो चलिए शामिल हो जाइए मेरे के आज के इस सफ़र में। हम मनुष्य कभी भी अपने हिस्से की ज़मीन से संतुष्ट नहीं थे। हमें तो आसमान में पंछी की तरह उड़ना भी था और समुद्र के अंदर मछली की तरह तैरना भी। आवागमन और व्यवसाय के लिए हम नौकाएं और जहाज़ तो पहले ही बना चुके थे, पर अब हमारी नज़रें पानी के नीचे की दुनिया पर थी। 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास इतिहास में डाइविंग बेल का जिक्र मिलता है जिसमें बिठाकर गोताखोरों को पानी के अंदर उतारा जाता था जिससे वे मुआयना कर सकें कि जहाज़ के आने जाने के मार्ग में कोई रुकावट तो नहीं। 1500 के दशक में लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी नाव बनाने का सोचा जो पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह चलाया जा सके। इसी सोच के साथ उन्होंने एक जलयान का स्केच भी तैयार किया, पर इस डर से कि उनका ये इन्वेंशन दुनिया के लिए घातक हो सकता है, उन्होंने उस स्केच को मॉडल में तब्दील नहीं किया। ब्रिटिश गणितज्ञ विलियम बोर्न ने 1578 में लिखी अपनी किताब इन्वेंशंस ऑफ डिवाइस में पानी के अंदर जा सकने वाली नाव का विस्तृत डिज़ाइन दिया, पर उस समय कोई भी इस तरह की जलयान बनाने का इच्छुक नहीं था, सो ये डिज़ाइन भी किताब में ही रह गया। इतिहास का पहला सफल सबमरीन बनाने का श्रेय जाता है डच इन्वेंटर कॉर्नेलियस ड्रेबल को, जिन्होंने 1620 से 1624 के भीतर 3 सफल पनडुब्बियां बनाई। धारणा है कि कॉर्नेलियस को इसकी नॉलेज विलियम बोर्न की किताब से मिली थी। उनकी तीसरी और आखिरी सबमरीन में अन्य 16 लोगों के साथ किंग जेम्स प्रथम ने भी टेस्ट राइड लिया था और ये काफ़ी सफल थी। कॉर्नेलियस की पनडुब्बी लकड़ी की बनी होती थी जिसमें चमड़ा मड़ा रहता था। इसके अगल बगल चप्पू भी लगे होते थे। ये 3.5 मीटर गहराई तक जाकर करीब 2 से 3 घंटे तक वहाँ रुक सकती थी। समय के चलते विश्व के शक्तिशाली देशों को पनडुब्बी की योग्यता समझ आने लगी, क्योंकि इस समय तक कई सारे युद्ध समुद्र में भी लड़े जाने लगे थे। 1775 में डेविड बुशनल नामक अमेरिकी आविष्कारक ने टर्टल सबमर्सिबल बनाई। अखरोट के आकार की साधारण सी दिखने वाली ये पनडुब्बी, जिसमें न तो कोई आधुनिक यंत्र लगे थे और सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा मैनुअली चलाया जा सकता था, वो पहली पनडुब्बी बनी जिसका युद्ध में इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध में इसका काम था ब्रिटिश जहाज़ों के नीचे विस्फोटक लगाना, पर यह अपने सभी प्रयासों में असफल हुई थी। माना जाता है कि टर्टल युद्ध में ब्रिटिश बमबारी में नष्ट हो गया था, पर कुछ ये भी कहते हैं कि उसे स्वयं अमेरिकियों ने नष्ट कर दिया ताकि ये आविष्कार शत्रु के हाथ न लगे। सन 1800 में अमेरिकी इन्वेंटर रॉबर्ट फुल्टन द्वारा बनाए नॉटिलस को पहला प्रैक्टिकल सबमरीन माना जाता है, पर तमाम रुकावटों के चलते फुल्टन की इस सबमरीन को न तो फ्रेंच और न ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनाया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक इंजीनियर्स इन्वेंटर्स में होड़ लग गई बेहतर से बेहतरीन सबमरीन बनाने की। इंग्लिश इंजीनियर रॉबर्ट व्हाइटहेड को श्रेय जाता है प्रथम मॉडर्न टॉर्पीडो बनाने का। 1866 में बना सेल्फ प्रोपेल्ड व्हाइटहेड टॉर्पीडो पानी के नीचे से आक्रमण करने वाला वो मिसाइल था जो कॉम्प्रेस्ड हवा का उपयोग करके प्रोपेलर को चलाता था, फिर लक्ष्य की तरफ अपनी दिशा को तय करके उससे टकराकर विस्फोट करता था। टॉर्पीडो के आविष्कार ने सबमरीन को समुद्र का सबसे डेडली हथियार बना दिया। 20वीं शताब्दी शुरू होते ही सब्स में उच्च स्तरीय बदलाव आया।
अंडर वाटर चलाने के लिए बैटरीज का प्रयोग किया जाने लगा और सतह के ऊपर के लिए डीजल इंजन का। पेरिस्कोप भी हाई क्वालिटी के बनने लगे। सबमरीन के इस मॉडर्न वर्जन के रचयिता थे आयरिश इंजीनियर जॉन फिलिप हॉलैंड। शुरू के कुछ असफल सब्स के बाद 1896 में बनी हॉलैंड टाइप 6 को यूएस नेवी ने खरीद लिया और उसका नाम यूएसएस हॉलैंड रखा गया। और इसी के साथ शुरुआत हुई इलेक्ट्रिक बोट कंपनी की, जो आज जनरल डायनेमिक्स के नाम से फेमस है। सबमरीन्स का उत्कृष्ट और घातक रूप देखने को मिला प्रथम विश्व युद्ध में। वर्ल्ड वॉर I छिड़ने के अनेक कारणों में से एक मुख्य कारण था ब्रिटेन और जर्मनी के बीच समुद्र की प्रभुत्व को लेकर संघर्ष। वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में ब्रिटेन के पास विश्व की सबसे बड़ी और मजबूत नौसेना थी। ब्रिटेन की सशक्त नौसेना का जवाब देने के लिए जर्मनी ने अंडर सी बोट्स यानी यू बोट्स को युद्ध में लगाया। हालांकि ब्रिटेन और एलाइड नेशंस के पास भी सब्स थे, पर वे ज़्यादातर पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किए गए। यू बोट शस्त्रों से लैस थे। वे 8000 किलोमीटर बिना रिफ्यूलिंग जा सकते थे और सी कॉम्बैट में निपुण थे। और सबसे खतरनाक बात, जर्मनी सामुद्रिक युद्ध के रूल्स नहीं मान रहा था। उसने कई मालवाहक जहाज़ों पर आक्रमण कर ब्रिटेन की आर्थिक नींव को हिला दिया। U-35 जर्मनी का सबसे डेडली सबमरीन था, जिसने करीब 224 मर्चेंट शिप्स को नष्ट किया। प्रथम वर्ल्ड वॉर का परिणाम तो सबको पता ही है। जैसे ही अमेरिका अप्रैल 1917 में युद्ध में शामिल हुआ, अलाइड फोर्सेस की ताकत बढ़ गई। हालांकि युद्ध का नतीजा जर्मनी और एक्सिस पावर के प्रतिकूल हुआ, पर जब तक युद्ध चला जर्मन यू-बोट्स के सामने कोई सब या शिप नहीं टिक पाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद विश्व ने ठीक से करवट भी नहीं ली थी कि द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हो गई। ये युद्ध और भी ज़्यादा विध्वंसकारी था, क्योंकि 20 साल में टेक्नोलॉजी में काफ़ी उन्नति हो गई थी और इस बार सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि बाकी देश भी सबमरीन्स के साथ तैयार थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बेस्ट सब्स थे जापान का I-400 क्लास, जो आकार में बाकी सारे सबस से बड़ा था। ये एयरक्राफ्ट्स को कैरी और लॉन्च कर सकता था और सोनार डिटेक्शन से भी बच सकता था। दूसरा था जापान का I-201, जिसकी पानी के अंदर की स्पीड बाकी सारे सबस से अधिक थी। जर्मनी के टाइप 7B सबमरीन्स U-124, U-99 और U-48 सारे डेडली थे, पर U-48 अटलांटिक ओशन में दहशत फैलाने वाला इकलौता सबमरीन था। USS टैंक अमेरिका का सबसे सफल सबमरीन था। ये बालियो क्लास का था। इसके अलावा अमेरिका का गातो क्लास सबमरीन भी बहुत शक्तिशाली था। जर्मनी के वुल्फपैक टैक्टिक्स को काफ़ी हद तक इसी ने रोका था। 1945 में युद्ध तो रुक गया, पर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही। 1954 में अमेरिका ने विश्व का पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन USS नॉटिलस बनाया। इसके इन्वेंटर थे अमेरिकी इंजीनियर आयमन जी रिकोवर। परमाणु ऊर्जा से संचालित सबमरीन्स लंबे समय तक बिना फ्यूल की चिंता के चल सकते थे। इनकी स्पीड और मारक क्षमता भी बेहतर थी। अमेरिका के बाद ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, चाइना और फिर भारत ने भी न्यूक्लियर सबमरीन्स बना लिए। INS अरिहंत भारत का पहला न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन 2009 में लॉन्च हुआ और अगस्त 2016 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। वर्तमान में विश्व में 4 मुख्य तरह के सबमरीन्स हैं। SSN यानी शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर सबमरीन। ये परमाणु ऊर्जा से संचालित अटैक पनडुब्बियां होती हैं, जिनका मुख्य उपयोग टैक्टिकल अभियानों जैसे एंटी सबमरीन युद्ध और खुफिया जानकारी एकत्र करने में किया जाता है। SSBN यानी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन्स। ये परमाणु ऊर्जा से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, जिन्हें स्ट्रेटेजिक डिटरेंस और परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए बनाया गया है। विश्व में 5 देशों रशिया, US, UK, चाइना और फ्रांस के पास ये दोनों प्रकार के सबस हैं। भारत के पास INS अरिहंत और INS अरिघात नामक 2 SSBNs हैं। भारत और रशिया के सहयोग से बना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिर्फ हवा और ज़मीन ही नहीं बल्कि सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का टॉमहॉक और चाइना का YJ-82 भी सबमरीन क्रूज मिसाइल्स में आते हैं। इन तीनों के अलावा विश्व के कई देशों के पास नॉन न्यूक्लियर या यूँ कहें डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स भी हैं। भारत के पास इस तरह के 17 सबमरीन्स हैं।
इन सैन्य पनडुब्बियों के अलावा दुनिया में कुछ सिविलियन सबमरीन्स भी हैं जिनका उपयोग पर्यटन, रिसर्च, जांच और पाइपलाइन सर्वे में किया जाता है। 2022 में एक 20 फीट लंबे अनमैन्ड सबमर्सिबल रैन को अंटार्कटिका की बर्फीली परतों के नीचे उतारा गया। इसका मिशन था ग्लेशियर मेल्टिंग प्रक्रियाओं का अध्ययन करना और तथ्य जुटाना। अपने प्रथम अभियान में ये बहुत कामयाब रहा, पर 2024 में अपने दूसरे अभियान के दौरान ये बर्फ़ की मोटी परतों के नीचे हमेशा के लिए खो गया। अगर आप भी समुद्र की गहराइयों का आनंद लेना चाहते हैं और सिर्फ स्कूबा डाइविंग से संतुष्ट नहीं हैं, तो पर्यटन पनडुब्बी का आनंद ले सकते हैं। अगर आप खोजी प्रवृत्ति के हैं तो रिसर्च सर्व्स के लिए आवेदन दे सकते हैं, और अगर आप में है देश सेवा का जज्बा तो नेवी कर रहा है आपकी प्रतीक्षा। तो यहाँ समाप्त होता है आज का एपिसोड। दोस्तों, ऐसे टॉपिक्स पर रिसर्च करना और फिर वीडियोस के साथ प्रस्तुत करना अच्छा तो बहुत लगता है, पर इसमें मेहनत भी काफ़ी होती है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, लाइक और छोटा सा कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ आप कर ही लें। तो आज्ञा दीजिए। टेक केयर।